A Universe from Nothing. Why There is Something Rather Than Nothing. Book by Lawrence Krauss. Introduction. मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं जो हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर हैं। वो हमें बताते हैं कि इस यूनिवर्स की शुरुआत 13 बिलियन साल से भी पहले हुई थी, लेकिन वो उन स्टार्स का पता कैसे लगा लेते हैं जिन तक हम 1000 जन्म में भी नहीं पहुंच सकते। ये एस्ट्रोनॉमर भला कॉस्मिक हिस्ट्री के बारे में कैसे जान लेते हैं, जिसकी शुरुआत धरती पर जीवन शुरू होने से भी पहले हो चुकी थी। इस समरी में आपको यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज के जवाब जानने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत होती है एक फंडामेंटल सवाल के साथ कि क्या ये यूनिवर्स फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स आइडिया के साथ खत्म होता है जो सिर्फ 10 डायमेंशन में ही काम करता है, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी। हालांकि इस समरी का फोकस हमारे अपने ओरिजिन पर है। टाइम के शुरुआत में कहीं कुछ भी नहीं था, बस खाली स्पेस था, लेकिन बिग बैंग से प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी और दूसरे कॉस्मिक जादुई चीजों का जन्म हुआ। आप जानेंगे कि कैसे ये सब एक एम्प्टी स्पेस से क्रिएट हुआ था जो कि माना जाता है कि नथिंग यानी किसी चीज से नहीं बना है। और फिर भी इस नथिंग में हर चीज का सीक्रेट छुपा हुआ है। डीप कॉस्मिक मिस्ट्रीज का सल्यूशन मैटर और एनर्जी के बीच सिंपल इंटरेक्शन में है। यूनिवर्स की ये जर्नी आपके इमेजिनेशन और लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करेगी। ये उन इनक्रेडिबल पोटेंशियल के बारे में बताएगी जो हमारे कॉस्मोस में छुपी हुई है। बिगिनिंग्स। 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी की। इसे परफेक्ट बनाने में उन्हें करीब 1 दशक लग गया था, लेकिन इस खोज ने स्पेस और टाइम को लेकर हमारी समझ को एकदम बदलकर रख दिया था। आइंस्टाइन का गोल था इस बात को प्रेडिक्ट करना कि स्पेस में चीजें कैसे मूव करती हैं, लेकिन इस थ्योरी में यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ इस बात का पता लगाने का पोटेंशियल भी था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी को एक प्योरली अट्रैक्टिव फोर्स के तौर पर पेश करती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहेंगे, इसलिए एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा यूनिवर्स अपने आप में ही सिकुड़ जाएगा। लेकिन जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो इसका एकदम उल्टा कर रहा है। ये 13.72 बिलियन साल पहले बिग बैंग की वजह से बना था। तब ये यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड करता जा रहा है, यानी फैलता जा रहा है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बिग बैंग थ्योरी के डेवलपर एक बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जॉर्जेस लेमेटर। 1927 में उन्होंने आइंस्टाइन के रिलेटिविटी इक्वेशन को सॉल्व किया। लेमेत्रे के कैलकुलेशन से पता चला कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। 1930 में लेमेत्रे ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए दिखाया कि ये बढ़ता हुआ यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ था। उस वक्त आइंस्टाइन ने एक्सपेंशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। वो इस बात से सहमत थे कि लेमेत्रे का कैलकुलेशन सही था, लेकिन ये आइडिया कॉमन सेंस के खिलाफ जा रहा था। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का प्रूफ एक और ग्रेट एस्ट्रोनॉमर से आया जिनका नाम था एडविन हबल। 1925 में हबल ने माउंट विल्सन 100 इंच हुकर टेलीस्कोप बनाया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था जिसने उन्हें हमारी गैलेक्सी के बाहर देखने में मदद की। हबल ने और आगे और दूर देखने के लिए अपने टेलीस्कोप को इम्प्रूव किया। उन्होंने हमारे यूनिवर्स को इतने बड़े पैमाने पर देख लिया था जितना पहले कभी नहीं किया गया था। हबल ने यह भी नोटिस किया कि दूसरी गैलेक्सीज भी मूव कर रही हैं। जब लाइट का कोई सोर्स आपसे दूर जाता है तो लाइट वेव्स फैल जाती हैं, जिससे ऑब्जेक्ट ज्यादा लाल दिखाई देने लगते हैं। जब ये आपकी तरफ आती है तो लाइट वेव्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे सोर्स ब्लू दिखाई देता है। जब अर्थ से देखा जाता है तो गैलेक्सी का कलर ये बताता है कि वो हमारी तुलना में कितने स्पीड से मूव कर रहा है। हबल ने पाया कि बाकी की गैलेक्सीज हमसे दूर होती जा रही हैं। इसके अलावा मिल्की वे से दूर की गैलेक्सीज ज्यादा फास्ट मूव कर रही हैं। यानी इसका ये मतलब हुआ कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। इसके किनारों पर जो गैलेक्सीज हैं वो लाइट के स्पीड के करीब वेलोसिटी या गति पर मूव कर रही होंगी। हबल ने इस ऑब्जर्वेशन को यूनिवर्स की एज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया। बिग बैंग तब हुआ था जब सारी गैलेक्सीज एक सिंगल पॉइंट में सिमटी हुई थीं।
इमेजिन कीजिए कि अगर आप दूसरी गैलेक्सी की दूरी, डिस्टेंस और उसकी स्पीड को मेजर कर सकते तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारी गैलेक्सी के सेम पॉइंट पर कितने समय पहले थी। डॉपलर इफेक्ट की मदद से हम गैलेक्सी की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप यहां से एंड्रोमेडा की दूरी को मेजर कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को 1912 में हेनरीटा लेविट नाम की एस्ट्रोनॉमर ने सॉल्व किया था, जिनके ज्यादा लोग नहीं जानते थे। सेफिड स्टार्स वो स्टार्स हैं जिनकी ब्राइटनेस एक दिए गए टाइम पीरियड के दौरान लगातार बदलती रहती है। लेविट ने सेफिड की ब्राइटनेस और वेरिएशन के पीरियड के बीच के रिलेशनशिप का पता लगाया था। हमें ये भी पता है कि स्टार्स तब कम ब्राइट लगते हैं जब वो बहुत दूर होते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपने एक सिंगल सेफिड तक की दूरी और इसके पीरियड को मेजर कर लिया है। अब उनकी ब्राइटनेस को यूज करते हुए आप सेम पीरियड के दूसरे सेफिड का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1913 में एस्ट्रोनॉमर्स ने आसमान में उनके मोशन के जरिए 13 सेफिड को ट्रैक किया था। उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हुए अर्थ से उनकी दूरी को कैलकुलेट किया था। ऊपर दिए डेटा और लेविट की थ्योरी को यूज करते हुए एडविन हबल ने 1929 में यूनिवर्स का एज कैलकुलेट किया। उन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक सेफिड को टारगेट किया था। हबल ने पाया कि हमसे 3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी 500 किलोमीटर सेकंड की स्पीड से हमसे दूर जा रही है। इस डेटा को यूज करते हुए हबल का अंदाजा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। क्योंकि ग्रेविटी मैटर को अट्रैक्ट करती है तो बिग बैंग के बाद से गैलेक्सीज की स्पीड काफी कम हो गई होंगी, इसलिए हबल सिर्फ यूनिवर्स की मैक्सिमम एज को ही कैलकुलेट कर पाए। उन्होंने पाया कि बिग बैंग 1.5 बिलियन साल से ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन हबल की इस डिस्कवरी के साथ एक प्रॉब्लम थी। जियोलॉजिस्ट्स पहले ही ये कन्फर्म कर चुके हैं कि अर्थ कम से कम 3 बिलियन साल पुराना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अर्थ पूरे यूनिवर्स से ज्यादा पुरानी होगी। असल में प्रॉब्लम पुराने सेफिड डेटा के साथ, जिसे हबल ने यूज किया था। हमारी गैलेक्सी के अंदर सेफिड की दूरी का एनालिसिस गलत था। इस एस्टिमेट में किए गए मॉडर्न रिविजन ने हमें ज्यादा प्रैक्टिकल फिगर दिया है। अब हम जानते हैं कि कोई गैलेक्सी जो 3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, असल में सेकंड 70 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करती है, जिससे यूनिवर्स की मैक्सिमम पॉसिबल एज 13 बिलियन ईयर्स तय होती है। वेइंग द यूनिवर्स। गैलेक्सी जैसी बड़ी बॉडी के मूवमेंट को पूरी तरह से ग्रेविटी ही कंट्रोल कर सकता है। पूरे यूनिवर्स में और कोई फोर्स इतना पावरफुल नहीं है। कॉस्मिक मोशन को मेजर करके हम उनके होने के पीछे की वजह यानी ग्रेविटेशन फोर्स का पता लगा सकते हैं। 1970 के दशक में वेरा रूबिन इस फील्ड की पायनियर बनी। रूबिन के रिसर्च ने उन स्टार्स पर फोकस किया जो हमारी गैलेक्सी के किनारों पर हैं। उन्होंने पाया कि वो स्टार्स उम्मीद से ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं। मिल्की वे में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सबका मास मिलाकर भी उनके मोशन करने लायक ग्रेविटी क्रिएट नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि गैलेक्सी में बहुत ज्यादा मास है, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा आसान था। यूनिवर्स में सारा मैटर न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फ्यूजन से क्रिएट हुआ है। ये पार्टिकल्स मिलकर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम बनाते हैं। बिग बैंग के दौरान सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम बना था। बाकी के एलिमेंट्स बहुत बाद में स्टार्स के अंदर बने थे। साइंटिस्ट ने हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का रेशियो कंपेयर किया। इसमें जो विजिबल मैटर है वो बिग बैंग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सिर्फ आधा हिस्सा बनाता है, यानी हमारे यूनिवर्स में 50% हिस्सा इनविजिबल मैटर था। साइंटिस्ट ने इसे डार्क मैटर का नाम दिया है। हालांकि रूबिन के कैलकुलेशन के लिए यूनिवर्स का टोटल मास हमारे द्वारा ऑब्जर्व किए गए मास से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अकेले मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए डार्क मैटर में कुछ और भी होना चाहिए। डार्क मैटर के नेचर और अमाउंट को डिस्कवर करना साइंस को बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट कर सकता है। पहली बात तो ये कि इससे हमें पता चल सकता है कि ये यूनिवर्स कैसे खत्म होगा। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि मैटर और एनर्जी की वजह से स्पेस कर्व यानी घुमावदार हो सकता है। 1919 में एक एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सन की ग्रेविटी दूसरे स्टार्स से आने वाली लाइट को मोड़ देती है।
अगर स्पेस कर्व्ड है तो इसके 3 जियोमेट्री हो सकती है, ओपन, क्लोज्ड और फ्लैट। एक ओपन यूनिवर्स लगातार एक ही स्पीड से एक्सपैंड होता रहेगा। एक क्लोज्ड यूनिवर्स अंत में अपनी खुद की ग्रेविटी के कारण सिकुड़ जाएगा। और एक फ्लैट यूनिवर्स में ग्रोथ पूरी तरह से रुके बिना हमेशा के लिए स्लो हो जाएगा। यूनिवर्स की जियोमेट्री इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें कितना मास है, लेकिन अगर हम डार्क मैटर को देख ही नहीं सकते हैं तो इसके मास को मेजर कैसे करेंगे? इसके एक्सपेरिमेंट के पीछे जो थ्योरी है उसे आइंस्टाइन ने 1936 में सुझाया था। चश्मे में लगा हुआ लेंस लाइट के डायरेक्शन को चेंज करके चीजों को बड़ा करके दिखाता है। अगर सनलाइट को मोड़ सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लेंस की तरह भी काम कर सकता है। ग्रेविटी का बहुत बड़ा सोर्स लाइट को मोड़कर बहुत दूर के तारों को बड़ा करके दिखा सकता है। आइंस्टाइन को इस आइडिया में ज्यादा दम नहीं लगा। सन का मैग्नीफाइंग इफेक्ट एक मीनिंगफुल डिफरेंस लाने के लिए बहुत कम था। लेकिन फ्रिट्ज ज्विकी नाम के एस्ट्रोनॉमर को आइंस्टाइन के आइडिया में पोटेंशियल दिखाई दिया। भला आप अपने विजन को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ स्टार्स को ही यूज क्यों करेंगे? इसलिए ज्विकी ने पूरी गैलेक्सी को ही एक ग्रेविटेशन लेंस की तरह यूज करने का आइडिया दिया। उनका मास इतना ज्यादा होगा कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़े नजर आएंगे। फ्रिट्ज ज्विकी की थ्योरी 1937 में पब्लिश की गई थी, लेकिन आज भी साइंटिस्ट इसे दूर की गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन हमें बीच के स्पेस के मास के बारे में बताता है। 1998 में इसे कैलकुलेट करने के लिए बेल लैबोरेटरीज के साइंटिस्ट ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया। बेल लैबोरेटरीज की टीम को टोनी टाइसन लीड कर रहे थे। उन्होंने CL0024+1654 को देखा, जो हमसे 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी का एक बड़ा ग्रुप है। टाइसन की टीम ने हमारे और CL0024+1654 के बीच के मास डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया। इससे जो रिजल्ट सामने आया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने पाया कि इस क्लस्टर या ग्रुप का ज्यादातर मास गैलेक्सीज के बीच मौजूद है। डार्क मैटर का मास विजिबल मैटर से 40 गुना ज्यादा था। हालांकि फ्लैट यूनिवर्स के लिए 100 गुना ज्यादा डार्क मैटर होना चाहिए, इसलिए टाइसन की खोज ये बताती है कि हम एक ओपन यूनिवर्स में रहते हैं। मच अडू अबाउट नथिंग। यूनिवर्स के कर्वेचर को इनडायरेक्ट मेथड के जरिए मेजर करना चैलेंजिंग है। अगर हमारे द्वारा बनाए गए इक्वेशन और कंप्यूटर मॉडल में गलती है तो क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ खास टाइप के मैटर हमसे छुपे हुए हैं या नहीं? इन वजहों के कारण विजिबल यूनिवर्स के कर्व को मेजर करना ज्यादा सही होगा। जब बिग बैंग हुआ तो इससे स्पेस में बड़ी तादाद में एनर्जी रिलीज हुई। इसे आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन (CMBR) के रूप में डिटेक्ट किया जा सकता है। CMBR यूनिवर्स में समान रूप से फैला हुआ नहीं है। कुछ ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां ये काफी घना है और कहीं पर ये बहुत कम फैला हुआ है, जिन्हें कोल्ड स्पॉट कहा जाता है। स्पेस की गोलाई भी ये तय करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रैवल करेंगे। एक क्लोज्ड यूनिवर्स में लाइट की एक किरण उसी पॉइंट पर वापस आ जाएगी जहां से वो शुरू हुई थी। इससे ऐसा लगता है जैसे ये एक एलिप्टिकल पाथ, अंडाकार रास्ता, पर ट्रैवल कर रही है। फ्लैट यूनिवर्स में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एक ओपन यूनिवर्स में लाइट की किरणें सोर्स के बाहर की तरफ मुड़ती हैं। CMBR भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी लाइट है। इसे एक स्पेशल कैमरा से डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी आंखें लाइट को देखती हैं। CMBR हॉटस्पॉट का साइज इस कैमरा को यूज करके ऑब्जर्व किया जा सकता है। उन्हें फिजिकल इक्वेशन यूज करके भी जाना जा सकता है। फ्लैट यूनिवर्स में एक हॉटस्पॉट का कैलकुलेटेड साइज उतना ही होगा जितना कि ऑब्जर्व्ड साइज का है, वरना कैमरे की इमेज टेढ़ी मेढ़ी होगी क्योंकि रेज कर्व्ड होती हैं। टेढ़ी मेढ़ी इमेज को देखकर हमें पता लग जाएगा कि यूनिवर्स ओपन है या क्लोज्ड। 2001 में नासा ने विल्किंसन माइक्रोवेव एनाइसोट्रोपी प्रोब (WMAP) लॉन्च किया। इसने CMBR को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस में 7 साल बिताए। WMAP प्रोजेक्ट के रिजल्ट ने 99% श्योरिटी से बताया कि हम एक फ्लैट यूनिवर्स में रहते हैं। इसका मतलब है कि बेल लैब्स की टीम का ओपन यूनिवर्स वाला प्रेडिक्शन गलत था।
लेकिन यूनिवर्स का मास इतना ज्यादा नहीं है कि वो फ्लैट हो सके। यानी कि नासा की टीम से कुछ तो छूट गया था। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्वांटम मैकेनिक्स में पाया गया। क्वांटम फिजिक्स 1912 और 1927 के बीच डेवलप हुआ था। इस फील्ड के फेमस फिजिसिस्ट थे नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग और एडविन श्रोडिंगर, नियल्स बोर, वर्नर हीजेनबर्ग एंड एडविन स्क्रोडिंगर। उनका काम मेनली इलेक्ट्रॉन्स के नेचर पर फोकस करता था। इन साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम ये थी कि ये आइंस्टाइन की थ्योरीज के साथ मेल नहीं खाती थीं। 1929 में पॉल डिराक ने जनरल रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ने का तरीका ढूंढ लिया था। लेकिन डिराक के इक्वेशन ने इलेक्ट्रॉन्स जैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की मौजूदगी प्रेडिक्ट की थी। उस समय हमें अकेले प्रोटॉन नाम के पॉजिटिव पार्टिकल्स के बारे में पता था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा भारी थे। इसके सिर्फ 2 साल बाद रिसर्चर्स ने पाया कि डिराक की थ्योरी एकदम सही है। उन्होंने कॉस्मिक रेज में इलेक्ट्रॉन जैसे पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए थे। इन नए पार्टिकल्स को पॉजिट्रॉन्स नाम दिया गया। आज हम पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल के तौर पर डिफाइन करते हैं। यूनिवर्स में हर एलिमेंट्री पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रोटॉन्स में नेगेटिवली चार्ज्ड एंटी प्रोटॉन होते हैं। जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से टकराता है तो दोनों डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाते हैं। उनका मास प्योर रेडिएशन में बदल जाता है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन मॉडर्न लैब्स के पास आज एंटी मैटर बनाने की एबिलिटी आ गई है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये सच में मौजूद हैं। लेकिन एंटी मैटर भला यूनिवर्स की एनर्जी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? इस बारे में हमें 1970 के दशक में इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। साइंटिस्ट ने प्रोटॉन के अंदर के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। उस वक्त फिजिसिस्ट्स को लगता था कि प्रोटॉन के अंदर 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। लेकिन क्वार्क्स हमेशा स्टेबल नहीं बने रहते हैं। एक प्रोटॉन के अंदर नए क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स अपने आप बन रहे होते हैं। वो इतनी तेजी से बनते और खत्म हो जाते हैं कि उन्हें मेजर कर पाना लगभग नामुमकिन है। इस प्रोसेस का टोटल इफेक्ट ये होता है कि एक प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं। ये पार्टिकल्स जो खाली स्पेस से निकलते हैं, इन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है। साइंटिस्ट्स को ये भी पता चला कि अकेले क्वार्क्स ही प्रोटॉन का मास नहीं बनाते हैं। ये मेनली वर्चुअल पार्टिकल्स के चारों ओर के फोर्स फील्ड से डिसाइड होता है। वर्चुअल पार्टिकल्स की एनर्जी प्रोटॉन के अंदर का मास बना सकती है। तो क्या ये वो मिसिंग एनर्जी भी दे सकती है जो एक फ्लैट यूनिवर्स के लिए जरूरी है? अगर ऐसा है तो यूनिवर्स की 70% एनर्जी खाली स्पेस में मौजूद होगी। साइंटिस्ट्स ने इसे डार्क एनर्जी का नाम दिया। डार्क एनर्जी को आउटर स्पेस में मेजर नहीं किया जा सकता है। हम इसे सिर्फ तभी मेजर कर सकते हैं जब ये विजिबल मैटर के अंदर हो। हालांकि साइंटिस्ट्स डार्क एनर्जी के थ्योरेटिकल साइड इफेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। ग्रेविटी सिर्फ मैटर के अंदर मौजूद हो सकती है। इसका मतलब है कि डार्क एनर्जी का इफेक्ट ग्रेविटी से अपोजिट होना चाहिए। इसे मैटर को एक दूसरे से अलग करना चाहिए। इसलिए एक फ्लैट यूनिवर्स जो डार्क एनर्जी से डोमिनेटेड हो, काफी तेजी के साथ बढ़ता और फैलता जाएगा। हम ये कैसे मेजर कर सकते हैं कि यूनिवर्स तेजी से बढ़ रहा है? आप जानते हैं कि डॉपलर इफेक्ट हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बताता है। जो गैलेक्सीज हमारे करीब हैं, उनकी लाइट धरती पर ज्यादा तेजी से पहुंचती है। इसका मतलब है कि हम उनकी नई इमेज को देख रहे हैं। मान लो कि एक ऐसी गैलेक्सी है जो हमसे 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। जब हम इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो हम उन इवेंट्स को देख रहे होते हैं जो 1 बिलियन साल पहले हुई थी। जब हम और भी दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं तो हमें पुराने कॉस्मिक इवेंट्स दिखाई देते हैं। अगर यूनिवर्स तेजी से बढ़ रहा है तो वो गैलेक्सीज जो हमारे करीब हैं वो तेजी से चलती हुई दिखाई देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम उनकी जो इमेज देख रहे होते हैं उनमें तेज होने के लिए ज्यादा समय होता है। 1998 में हाइजेड सुपरनोवा सर्च टीम ने ये ऑब्जर्वेशन की थी। यूनिवर्स के इस फैलाव को उस साल का साइंटिफिक ब्रेक थ्रू कहा गया था। द फ्री लंच एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स।
एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स थ्योरी हमारे शुरुआत के बारे में कुछ सवाल उठाती है। यूनिवर्स 13.72 बिलियन साल पुराना है। अगर इसमें मौजूद सभी मैटर एक्सेलरेट कर रहा है यानी ज्यादा तेजी से चल रहा होता तो गैलेक्सीज टिक ही नहीं पाती। प्लैनेट्स और स्टार्स के बनने से पहले ही सारा मैटर नष्ट हो गया होता। लेकिन इस प्रॉब्लम को फंडामेंटल फिजिक्स से सॉल्व किया जा सकता है। डार्क एनर्जी इस तरह से काम करती है कि एनर्जी का डेंसिटी कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है। इसका मतलब है कि खाली स्पेस की एनर्जी यूनिवर्स का जो स्पेस है उसके अमाउंट के प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटी इससे अलग है। यूनिवर्स में जितना मास है वो अमाउंट चेंज नहीं हो सकता, इसलिए यूनिवर्स की ग्रेविटेशन एनर्जी हमेशा एक जैसी रहती है। जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स का सारा मास एक छोटे से एरिया में सिमट गया था और बहुत कम खाली स्पेस बचा रह गया था। ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा था और यूनिवर्स की ग्रोथ धीमी हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया ज्यादा स्पेस क्रिएट होता गया। इस तरह ज्यादा डार्क एनर्जी क्रिएट होती गई जिससे इसका ग्रोथ रेट बढ़ता गया। इसलिए एक पॉइंट पर आकर ग्रेविटी की जगह डार्क एनर्जी यूनिवर्स को डोमिनेट करने लगी। इसकी ग्रोथ धीमी से तेज होती गई। लेकिन ये घटना एक नया सवाल उठाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स की एक फंडामेंटल थ्योरी है। हम जानते हैं कि डार्क एनर्जी का डेंसिटी कांस्टेंट है और ये यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। इसका मतलब है कि डार्क एनर्जी अपने आप नथिंग यानी शून्य से बन रही है। एलन गुथ नाम के एक फिजिसिस्ट ने इस प्रॉब्लम का दिलचस्प उपाय पेश किया। उन्होंने इसे अल्टीमेट फ्री लंच का नाम दिया। अगर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों हो तो क्या होगा? जब वो इंटरैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे जिसका नतीजा होगा 0। ये कॉन्सेप्ट शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन हम इसे रियल लाइफ में पहले से ही यूज करते आ रहे हैं। जैसे बॉल को हवा में उछालने का एग्जाम्पल लेते हैं। अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब आप ग्रेविटी के खिलाफ जाकर बॉल को ऊपर उछालते हैं तो आप उसे काइनेटिक एनर्जी देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से बहुत बहुत दूर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि तब ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ गिरता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। अगर ऐसा है तो यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब नेगेटिव है। तो देखा आपने, हम रियल लाइफ में पहले से ही नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते आ रहे हैं। जब हम स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करते हैं तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्रेविटी पर काबू पाने के लिए हमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है। धरती पर यह एनर्जी लेवल तब अचीव किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट 7 मील पर सेकंड की स्पीड पर ट्रैवल करता है। इस सिंपल एनर्जी इक्वेशन को आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी इक्वेशन में अप्लाई किया जा सकता है। रिलेटिविटी के अनुसार एक फ्लैट यूनिवर्स में टोटल एनर्जी जरूर 0 होगी। इसका मतलब कि यूनिवर्स में मैटर का ग्रेविटेशन पोटेंशियल उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन डार्क एनर्जी का क्या? पता चला है कि ग्रेविटी की तरह ही प्रेशर भी नेगेटिंग हो सकता है। यूनिवर्स एक्सपैंड करते वक्त खाली स्पेस पर प्रेशर डालता है। ये प्रेशर डार्क एनर्जी के खिलाफ काम करता है, इसलिए हम इसे नेगेटिव प्रेशर मान सकते हैं। इस तरह स्पेस में हमेशा सेम एनर्जी डेंसिटी हो सकता है। यूनिवर्स चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, प्रेशर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। हालांकि ये सारे रूल्स सिर्फ एक फ्लैट यूनिवर्स में अप्लाई होते हैं। इसका मतलब कि यूनिवर्स को शुरुआत से ही फ्लैट होना चाहिए। एक ओपन या क्लोज्ड यूनिवर्स में बिग बैंग के दौरान 0 टोटल एनर्जी नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलन गुथ ने थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन बनाया। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि बिग बैंग के दौरान यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हुआ होगा। ये 1 सेकंड से भी कम वक्त में ट्रिलियन से भी ट्रिलियन गुना फैला होगा। तो भला ये यूनिवर्स की फ्लैटनेस को कैसे अफेक्ट करता है? इमेजिन कीजिए कि आप एक बलून फुला रहे हैं।
आप देखेंगे कि जैसे जैसे बलून फूलता है उसके सरफेस की गोलाई कम होती जाती है, यानी उसका कर्व कम होता जाता है। बिग बैंग की एनर्जी के कारण फैल रहे यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। हमारा यूनिवर्स इतनी तेजी से फैला कि इसका कर्व या गोलाई शुरू से ही एक तरह से फ्लैट रही होगी। अ मिजरेबल फ्यूचर। अगर यूनिवर्स तेजी से बढ़ रहा है तो एक दिन ये लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज हो जाएगा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन का लॉ ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी साफ कहता है कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें ट्रिक ये है कि ये रूल सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। ये खुद स्पेस को अफेक्ट नहीं करता है। आप लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन स्पेस जितना चाहे उतना तेजी से ट्रैवल कर सकता है और साथ में आपको भी खींच सकता है। यूनिवर्स जितना फैलेगा हमें ये उतना ही कम नजर आएगा। दूर की गैलेक्सीज से आने वाली लाइट स्पेस के एक्सपेंशन को पार नहीं कर पाएगी। उनकी इमेज रात के आसमान से गायब हो जाएगी और फिर कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ये तुरंत गायब नहीं होगा। गैलेक्सीज की स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी, उनकी लाइट की वेवलेंथ डॉपलर इफेक्ट की वजह से और ज्यादा लंबी होती जाएगी। इसे रेडशिफ्टिंग है क्योंकि ये शुरुआत में अननेचुरली रेड लगते हैं, फिर वेव्स और आगे लंबे हो जाते हैं और इंफ्रारेड बन जाते हैं। इस पॉइंट पर आकर हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हालांकि स्पेशल मशीन फिर भी उन वेव्स को देख सकते हैं। टाइम के साथ ये और लंबे होकर माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स में बदल जाते हैं, लेकिन एक खास स्पीड में उनकी वेवलेंथ विजिबल यूनिवर्स की लेंथ से भी आगे निकल जाती है। इस स्पीड में ट्रैवल कर रहे ऑब्जेक्ट को धरती से नहीं देखा जा सकता है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा। हमारे क्लस्टर की गैलेक्सीज इनविजिबल नहीं होंगी क्योंकि उन्हें ग्रेविटी ने आपस में बांध रखा है। हमारे क्लस्टर के बाहर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स उस दूरी के 5000 हिस्से पर हैं, जिसमें वो इनविजिबल हो जाएंगे। 150 बिलियन सालों में हमारे क्लस्टर के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 5000 गुना ज्यादा रेड शिफ्ट हो जाएंगे। फिर उनसे जो रेज निकलेंगी वो विजिबल लाइट की रेंज को छोड़ देंगी। उनकी वेवलेंथ को विजिबल यूनिवर्स के साइज से आगे निकलने में और लंबा वक्त लगेगा। इसमें 2 ट्रिलियन साल तक का समय लग सकता है। अगर पूरा यूनिवर्स गायब हो गया तो एस्ट्रोनॉमी का क्या होगा? हमने यूनिवर्स के एक्सपेंशन के एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करके डिस्कवर किया था कि स्पेस में एनर्जी है, लेकिन अगर हमारे क्लस्टर के बाहर के यूनिवर्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है तो डार्क एनर्जी का पता लगाना इम्पॉसिबल है। बिग बैंग का हमारा मेन सबूत था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन (CMBR), लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होगा CMBR की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसकी ताकत बहुत तेजी से कम होती जाएगी। जब यूनिवर्स 100 गुना बड़ा हो जाएगा तो CMBR 100 मिलियन गुना कमजोर हो जाएगा। करंट इक्विपमेंट को यूज करके इतने कमजोर रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के पास शायद हमसे और ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होंगे। बदकिस्मती से 150 बिलियन सालों में कोई भी टेक्नोलॉजी CMBR को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। वो इसलिए क्योंकि हमारी गैलेक्सी गर्म आयोनाइज्ड गैस से भरी हुई है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। वैसे तो प्लाज्मा रेडिएशन के साथ इंटरफियर नहीं करती है, लेकिन लंबे वेवलेंथ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्लाज्मा अब्सॉर्ब कर सकता है। जब यूनिवर्स अपने करंट एज से 50 गुना ज्यादा हो जाएगा तब CMBR उस स्टेट में रेड शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसे हमारी गैलेक्सी से कभी भी देखा नहीं जा सकेगा। शायद इनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन गलत हों। स्पेस में कोई ऐसी अनडिटेक्टेड फोर्स हो सकती है जो फ्यूचर में इसके एक्सपांशन को धीमा कर देगा। फ्यूचर एस्ट्रोनॉमर्स शायद एक अलग तरीका ढूंढ लेंगे जो ये प्रूव कर सके कि बिग बैंग हुआ था। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम बेहद खुशकिस्मत हैं कि हम इस दौर में जी रहे हैं। इंसान स्पेस को ऑब्जर्व कर सकता है और इसके शुरुआत की हिस्ट्री का पता लगा सकता है। आज से बहुत साल बाद शायद ये पॉसिबल ना हो। एक एस्ट्रोनॉमर एक परफेक्ट मशीन के साथ कॉस्मिक डेटा की हर एक जानकारी जुटा सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो यूनिवर्स की पैदाइश को लेकर वो एक गलत नतीजे पर पहुंचे। अ ग्रैंड एक्सीडेंट। निकोलस कोपरनिकस के प्रिंसिपल से ज्यादातर साइंटिस्ट सहमत थे।
ये प्रिंसिपल कहता है कि इस यूनिवर्स, टाइम और स्पेस जिसमें हम रहते हैं, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये आइडिया उन लोगों के रिस्पॉन्स के कारण डेवलप हुआ था जो ये मानते थे अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है। लेकिन डार्क एनर्जी से जुड़ी डिस्कवरी ने कोपरनिकस के प्रिंसिपल पर सवाल खड़े कर दिए। आज हम इसे मेजर करने के लिए सही टाइम और स्पेस में रह रहे हैं। आप पहले भी जान चुके हैं कि बिग बैंग के सारे सबूत एक दिन मिट जाएंगे। इसके अलावा अगर स्पेस की एनर्जी डेंसिटी अलग होती तो हमारी गैलेक्सी पैदा भी नहीं हुई होती। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीव वैनबर्ग ने कोपरनिकस के प्रिंसिपल के बचाव में एक तर्क दिया कि अगर ऐसे कई यूनिवर्स हों, मल्टीवर्स, जहां डार्क एनर्जी अलग अलग वैल्यू लेती है तो क्या होगा? ऐसी सूरत में किसी एक के पास हमारे लिए परफेक्ट कंडीशन का होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि मल्टीपल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है। आमतौर पर यूनिवर्स को एक स्पेस माना जाता है जिसके अंदर सब कुछ है, इसलिए वाइनबर्ग को सबसे पहले यूनिवर्स को फिर से डिफाइन करना पड़ा कि ये उन सब चीज़ों का कलेक्शन है जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम पॉसिबली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम इस नए डेफिनेशन को सही कैसे ठहरा सकते हैं? नेगेटिव एनर्जी, वर्चुअल पार्टिकल्स और इन्फ्लेशन की डिस्कवरी पहले ही फाउंडेशन दे चुका है। मास और एनर्जी जीरो से शुरू हो सकते हैं, जिसका नतीजा था बिग बैंग। शुरुआत में स्पेस इन्फ्लेशन के दौर से गुजरता है, लेकिन फिर एक छोटा सा एरिया ग्रेविटेशन इफेक्ट के कारण धीमा हो जाता है और इन्फ्लेशन से बाहर निकल जाता है। लेकिन उस सारे स्पेस का क्या जो स्लो नहीं हुआ है? ग्रेविटी जब उनके ग्रोथ को कम कर देगी तो उसके अंदर छोटे छोटे यूनिवर्स बनेंगे। इन्फ्लेशन किसी एरिया के ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा तेजी से होता है, इसलिए सारे यूनिवर्स हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इसे एक वॉल्केनो फूटने के रूप में इमेजिन कीजिए। वॉल्केनो से एक पल में बहुत सारा लावा बाहर निकलेगा। जैसे जैसे ये वॉल्केनो से नीचे बहेगा तो वो जगह ठंडी हो जाएगी और ठोस होकर चट्टान बन जाएगी, लेकिन ये चट्टान फ्रेश लावा के कारण आगे बह जाएंगे और अलग हो जाएंगे। ये थ्योरी इस बात की तरफ इशारा करती है कि इन्फ्लेशन आगे भी जारी रहेगा। जिस एरिया में इन्फ्लेशन होना बंद हो जाएगा, वो डिसकनेक्टेड यूनिवर्स में बदल जाएंगे। हम इस नए वर्ल्ड को मल्टीवर्स बोल सकते हैं। हर यूनिवर्स अलग अलग स्टेट ले लेगा। डार्क एनर्जी डेंसिटी जैसे फंडामेंटल वैल्यूज इन एरिया में अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। स्टीव वाइनबर्ग को मल्टीवर्स प्रपोज करने का क्रेडिट नहीं जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी ने पहले इस तरह के कॉस्मिक लैंडस्केप के बारे में बताया था। स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स से नहीं बने हैं, बल्कि वो स्ट्रिंग्स के तौर पर मौजूद हैं, जो वाइब्रेट करके एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनाते हैं, जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, उसे 4 डायमेंशन में डिफाइन किया गया है। स्पेस में 3 डायमेंशन है और चौथा है टाइम। हालांकि स्ट्रॉन्ग थ्योरी 4 डायमेंशनल यूनिवर्स के अनुसार नहीं है। स्ट्रिंग्स को काम करने के लिए 26 डायमेंशन में वाइब्रेट करना होगा। स्ट्रॉन्ग थ्योरी को जब ऐसे डिफाइन किया जाता है तो बहुत दूर की चीज लगती है, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा है। स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। मेन प्रॉब्लम यह है कि किसी भी पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ लिंक नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में वो स्ट्रिंगस हो सकते हैं जो इस तरह से वाइब्रेट करते हैं जो ग्रेविटी क्रिएट करते हों। स्ट्रिंग थ्योरी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत सारे डायमेंशन शामिल हैं। इसके इक्वेशन इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि सॉल्व नहीं हो पाए हैं, लेकिन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एडवर्ड विजन ने 1980 के दशक में इस प्रॉब्लम का बढ़िया सॉल्यूशन निकाला था। उन्होंने एक नया मैथमेटिकल अप्रोच निकाला जिसे सुपरसिमेट्री कहते हैं। इसके जरिए विजन ने स्ट्रिंग थ्योरी में डायमेंशन के नंबर को कम करके 10 कर दिया। हालांकि ये मुश्किल तो अब भी था, पर 10 डायमेंशन के साथ काम करना फिर भी मैनेज किया जा सकता था। फाइनली हमारे पास एक ऐसी थ्योरी हो सकती है जो हमारे 4 डायमेंशनल यूनिवर्स को सॉल्व कर सके। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने जाना कि हमने किस तरह ये पता लगाया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी डेवलप करने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि ग्रेविटी की वजह से फ्यूचर में ये यूनिवर्स सिकुड़ जाएगा। लेकिन एडविन हबल ने इससे कुछ अलग ही डिस्कवर किया कि असल में यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है।
जॉर्जेस लेमेत्रे ने एक्सपांशन को प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन के इक्वेशन को सॉल्व किया और उन्होंने ये भी कहा था कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग के साथ हुई थी। सेकंड, आपने डार्क मैटर की डिस्कवरी के बारे में जाना। वेरा रूबिन ने ये पता लगाया था कि विजिबल मैटर का मास गैलेक्सी के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टोनी टायसन ने इसे टेस्ट करने के लिए ग्रेविटेशन लेंस यूज करते हुए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने पता लगाया कि डार्क मैटर यूनिवर्स को डोमिनेट करता है। टायसन की डिस्कवरी इस बात की तरफ इशारा करती है कि यूनिवर्स का कर्वेचर ओपन है। 1998 तक इस आइडिया 1998 पर यकीन किया जाता रहा। थर्ड, आपने जाना कि कैसे हमने ये पता लगाया कि यूनिवर्स फ्लैट है। साइंटिस्ट ने CMBR रेस का कर्वेचर ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। इसके लिए जो मास चाहिए होता है वो वर्चुअल पार्टिकल्स में जेनरेट होता है, लेकिन ये वो फ्लैट यूनिवर्स नहीं है जिसकी कल्पना आइंस्टाइन ने की थी। ये डार्क एनर्जी की वजह से लगातार फैलता ही जा रहा है। फोर्थ, आपने जाना कि कैसे नथिंग यानी शून्य से एनर्जी बनाया जा सकता है। डार्क एनर्जी और स्पेस प्रेशर एक दूसरे एक ओपोजिट फोर्सेस हैं। इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के रूप में समझा जा सकता है जिन्हें अगर ऐड कर दिया जाए तो वो जीरो हो जाता है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स को अपने शुरुआत से ही फ्लैट होना चाहिए। एलन गुथ ने इसके लिए मैकेनिज्म के तौर पर इन्फ्लेशन को प्रपोज किया था। फिफ्थ, आपने जाना कि कैसे फ्यूचर में एस्ट्रोनॉमी चेंज हो जाएगी। कई गैलेक्सीज हमसे बहुत दूर चली जाएंगी। उनका ये फैलाव उनकी लाइट को शिफ्ट कर देगा जब तक कि उनका पता लगाना मुश्किल नहीं हो जाता। CMBR कमजोर पड़ता जाएगा और प्लाज्मा उसे पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लेगा। बिग बैंग और डार्क एनर्जी के सारे सबूत गायब हो जाएंगे। सिक्स्थ, आपने उन फाइनल पीसेस के बारे में जाना जो यूनिवर्स के कंप्लीट पिक्चर के लिए जरूरी है। मल्टीवर्स थ्योरी हमें निकोलस कोपरनिकस के प्रिंसिपल को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। फाइनली स्ट्रिंग थ्योरी में ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ एक करने का पोटेंशियल है। इस चीज को सुपरसिमेट्री की डिस्कवरी ने पॉसिबल कर दिखाया है। मानव जाति के शुरुआत से ही हमारे पास हमारी दुनिया की शुरुआत के बारे में कई थ्योरी और गलतफहमियां रही हैं, हालांकि इनमें से कोई भी साबित नहीं हुआ है। आज के साइंटिस्ट ने फाइनली स्पेस की सारी परतें खोलकर ये पता लगा लिया है कि इसके कोर में नथिंग यानी कुछ भी नहीं है। हमारे आसपास जो गैलेक्सी और कॉस्मॉस है वो एम्प्टीनेस यानी शून्यता से पैदा हुए हैं। हम इस अमेजिंग नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद फ्यूचर में कुछ अनोखे चमत्कार हों।